नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे कर्मभूमि उपन्यास के दूसरे खंड का भाग 2। अमरकांत सवेरे उठा, मुंह हाथ धोकर गंगा स्नान किया और चौधरी से मिलने चला। चौधरी का नाम भूदड़ था। इस गांव में कोई जमींदार न रहता था। भूदड़ का द्वार ही चौपाल का काम देता था। अमर ने देखा, नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पड़ा हुआ है। 2-3 बांस की खाटें, 2-3 पुआल के गद्दे। भूदड़ की उम्र 60 के लगभग थी, मगर अभी ठाठा था। उसके सामने उसका बड़ा लड़का प्रयाग बैठा एक जूता सी रहा था। दूसरा लड़का काशी बैलों को सानी पानी कर रहा था। मुन्नी गोबर निकाल रही थी। तेजा और दुर्जन दोनों दौड़ दौड़ कर कुएं से पानी ला रहे थे। जरा पूरब की ओर हटकर 2 औरतें बर्तन मांज रही थीं। यह दोनों भूदड़ की बहुएं थीं। अमर ने चौधरी को राम राम किया और एक पुआल की गद्दी पर बैठ गया। चौधरी ने पितृभाव से उसका स्वागत किया। मजे से खाट पर बैठो भैया, मुन्नी ने रात में ही कहा था। अभी आज तो नहीं जा रहे हो? 2-4 दिन रहो फिर चले जाना। मुन्नी तो कहती थी तुमको कोई काम मिल जाए तो तुम यहीं टिक जाओगे। अमर ने सकुचाते हुए कहा। हाँ, कुछ विचार तो ऐसा ही मन में आया था। भूदड़ ने नारियल से धुआं निकालकर कहा। काम की कोनो कमी है? घास भी कर लो तो ₹3 की मजूरी हो जाए। नहीं, जूते का काम है, तलियां बनाओ, चरसे बनाओ। मेहनत करने वाला आदमी भूखों नहीं मरता। धेली की मजूरी कहीं नहीं गई। यह देखकर कि अमर को इन दोनों में कोई तजवीज पसंद नहीं आई, उसने एक तीसरी तजवीज पेश की। खेती बाड़ी की इच्छा हो तो खेती कर लो। सलोनी भाभी के खेत है, तब तक वही जोतो। प्रयाग ने सूजा चलाते हुए कहा। खेती की झंझट में न पड़ना भैया। चाहे खेत में कुछ भी हो या न हो, लगान जरूर दो। कभी ओला पाला, कभी सूखा बूढ़ा, एक न एक बला सिर पर सवार रहती है। उस पर कहीं बैल मर गया या खलिहान में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा। घास सबसे अच्छी है। न किसी के नौकर न नौकरी, न किसी का लेना देना। सवेरे खुरपी उठाई, दोपहर तक लौट आए। काशी बोला, मजूरी मजूरी है, किसानी किसानी है। मजूर लाख हो तो मजूर ही कहलाएगा। सिर पर घास लिए चले जा रहे हैं। कोई इधर से पुकारता है, ओ घास वाले, कोई उधर से। किसी की मेड़ पर घास कर लो तो गालियां मिले। किसानी में मर्जाद है। प्रयाग का सूजा चलना बंद हो गया। मर्जाद लेके चाटो, इधर उधर से कमा के लाओ, वह भी खेती में झोंक दो। चौधरी ने फैसला किया। घाटा नफा तो हर एक रोजगार में है भैया। बड़े बड़े सेठों का दिवाला निकल जाता है। खेती के बराबर कोई रोजगार नहीं। जो कमाई और तकदीर अच्छी हो। तुम्हारे यहाँ भी नजर नजराने का यही हाल है भैया? अमर बोला, हाँ दादा, सभी जगह यही हाल है। कहीं ज्यादा कहीं कम। सभी मजूरों का लहू चूसते हैं। चौधरी ने स्नेह का सहारा लिया। भगवान ने छोटे बड़े का भेद क्यों लगा दिया? इसका मर्म समझ में नहीं आता। उनके तो सभी लड़के हैं, फिर सबको एक आंख से क्यों नहीं देखता? प्रयाग ने शंका समाधान की। पूर्व जन्म का संस्कार है। जिसने जैसे कर्म किए वैसे फल पा रहा है। प्रयाग ने शंका समाधान की। पूर्व जन्म का संस्कार है, जिसके जैसे कर्म वैसे फल पा रहा है। चौधरी ने खंडन किया। यह सब मन को समझाने की बातें हैं बेटा, जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों के राग रंग में किसी तरह की बाधा न पड़े। लोग समझते रहें कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, आदमी का क्या दोष है। पर यह कोई न्याय नहीं है कि हमारे बाल बच्चे तक काम में लगे रहें और पेट भर भोजन न मिले, और एक एक अफसर को 10-10 हजार की तलब मिले। 10 थोड़े रुपए हुए, गधे से भी न उठे। अमर ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो दादा नास्तिक हो। चौधरी ने दीनता से कहा, बेटा, चाहे नास्तिक कहो चाहे मूर्ख कहो, पर दिल पर चोट लगती है तो मुंह से आह निकलती ही है। तुम तो पढ़े लिखे हो जी। हाँ, कुछ पढ़ा तो है। अंग्रेजी तो न पढ़ी होगी? नहीं, कुछ अंग्रेजी भी पढ़ी है। चौधरी प्रसन्न होकर बोले, तब तो भैया हम तुम्हें न जाने देंगे। बाल बच्चों को बुला लो और यहीं रहो। हमारे बाल बच्चे भी कुछ पढ़ जाएंगे, फिर शहर भेज देंगे। वहाँ जात बिरादरी कौन पूछता है। लिखा दिया, हम छतरी हैं। अमर मुस्कुराया और जो पीछे से खुल गया। चौधरी का जवाब तैयार था, तो हम कह देंगे हमारे पूर्वज छत्री थे। हालांकि अपने को छत्री वंश कहते लाज आती है। सुनते हैं छत्री लोगों ने मुसलमान बादशाहों को अपनी बेटियां ब्याही थीं। अभी कुछ जलपान तो न किया होगा ना भैया? कहाँ गया तेजा?
जा बहू से कुछ जलपान करने के लिए ले आ। भैया भगवान का नाम लेकर यहीं टिक जाओ। 3-4 बीघे सलोनी के पास हैं, 2 बीघे हमारे साझे में कर लेना, इतना बहुत है। भगवान दे तो खाए न चुकेंगे। लेकिन जब सलोनी बुलाई गई तो उसने चौधरी से यह प्रस्ताव किया तो वह बिचक उठी, कठोर मुद्रा से बोली, तुम्हारी मनसा है अपनी जमीन इनके नाम करा दूं और मैं हवा खाऊं, यही तो। चौधरी ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, जमीन तेरी ही रहेगी, यह तो खाली जोतेंगे, यही समझ ले कि तू इन्हें बटाई पर दे रही है। सलोनी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, भैया अपनी जगह जमीन मैं किसी के नाम नहीं लिखती, यूं हमारे पाहुने हैं, 2-4 दिन रहेंगे, मुझसे जो कुछ होगा सेवा सत्कार करूंगी, तुम बटाई पर लेते हो तो ले लो, जिसको कभी देखा न सुना न जाना न पहचाना उसे कैसे बटाई पर दे दूं। प्रयाग ने चौधरी की ओर तिरस्कार भाव से देखकर कहा, भर गया मन या अभी नहीं? कहते हो औरत मूर्ख होती है, यह चाहे हमको तुमको खड़े खड़े बेच खा। सलोनी काकी मुंह की ही मीठी है। सलोनी तिनक उठी, हाँ जी, तुम्हारे कहने से अपने पुरखों की जमीन छोड़ दूं, मेरे ही पेट का लड़का मुझी को चराने चला है। काशी ने सलोनी का पक्ष लिया, ठीक तो कहती हैं, बेजाने सुने आदमी को अपनी जमीन कैसे सौंप दें। अमरकांत को इस विवाद में दार्शनिक आनंद आ रहा था। मुस्कुराकर बोला, हाँ काकी तुम ठीक कहती हो, परदेसी आदमी का क्या भरोसा। मुन्नी भी द्वार पर खड़ी यह बातें सुन रही थी, बोली, पगला गई हो क्या काकी, तुम्हारे खेत कोई सिर पर उठा कर ले जाएगा, फिर हम लोग तो हैं ही, जब तुम्हारे साथ कोई कपट करेगा तो हम पूछेंगे नहीं। किसी भड़के हुए जानवर को बहुत से आदमी घेरने लगते हैं तो वह और भी भड़क जाता है। सलोनी समझ रही थी, यह सब के सब मिलकर मुझे लुटवाना चाहते हैं। एक बार नाही करके फिर हाँ न की, बेग की चल खड़ी हुई। प्रयाग बोला, चुड़ैल है चुड़ैल। अमन ने खिसिया कर कहा, तुमने नाहक उसको कहा दादा, मुझे क्या यह गांव नहीं और सही नहीं। अमन ने खिसियाकर कहा, तुमने नाहक उससे कहा दादा, मुझे क्या, यह गांव न सही कोई और सही। मुन्नी का चेहरा फक हो गया। गूदड़ बोले, नहीं भैया, कैसी बातें करते हो तुम, मेरे साझीदार बनकर रहो, महंत जी से कहकर 2-4 बीघे का बंदोबस्त करा दूंगा, तुम्हारी झोपड़ी अलग बन जाएगी, खाने पीने की कोई बात नहीं, एक भला आदमी तो गांव में हो जाएगा, नहीं कभी एक चपरासी गांव में आ गया तो सबकी सांस तले ऊपर होने लगती है। आधे घंटे में सलोनी फिर लौटी और चौधरी से बोली, तुम ही मेरे खेत क्यों बटाई पर नहीं ले लेते। चौधरी ने घुड़क कर कहा, मुझे नहीं चाहिए, धरे रहा अपने खेत। सलोनी ने अमर से अपील की, भैया तुम ही सोचो, मैंने कुछ बेजा कहा, बेजा ने सुने किसी को अपनी जमीन कैसे दे दे। अमर ने सांत्वना दी, नहीं काकी, तुमने बहुत ठीक किया, इस तरह विश्वास कर लेने से धोखा हो जाता है। सलोनी को कुछ ढाढ़स हुआ, तुमसे तो बेटा मेरी रात ही भर की जान पहचान है ना, जिसके पास मेरे खेत आजकल हैं वह तो मेरा ही भाई बंद है, उससे छीनकर तुम्हें दे दूं तो वह अपने मन में क्या कहेगा। सोचो, अगर मैं अनुचित कहती हूँ तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। वह मेरे साथ बेईमानी करता है यह जानती हूँ, पर है तो अपना ही हाड़मास, उसके मुंह की रोटी छीनकर तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे भला कहोगे, बोलो। सलोनी ने यह दलील खुद सोच निकाली थी या किसी और ने सुझा दी थी, पर इसने गूदड़ को लाजवाब कर दिया। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास के दूसरे खंड का दूसरा भाग। जल्दी मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।